हाय एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा सेतु। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी को, और बायोलॉजी में भी हम डिस्कस कर रहे हैं मानव शरीर के तंत्र को। ओके, और इसी के अंतर्गत आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका बड़ा सुंदर सा चित्र आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, राइट। हम शुरू कर रहे हैं आज जिस टॉपिक को, उसका नाम है कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र क्या होता है, कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं इस टॉपिक्स के अंतर्गत उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए तो शुरू करें, फिर जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। चलिए, कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र, सबसे पहली बात ये आती है जब हम मानव शरीर को देखते हैं, मानव शरीर इन सेंस जब हम खुद को देखते हैं तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं एक ढांचा समझ में आता है कि ये किसी चीज का ढांचा होगा। ढांचा इन सेंस, ढांचा मतलब क्या, मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है हमारी हड्डियां। तो कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम इन्हीं हड्डियों के बारे में ही बात करने वाले हैं। सारे फैक्ट इन्हीं चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जिनकी सहायता से हड्डियों को, जोड़ों को, हड्डी जो कि जोड़ों से जुड़ी रहती हैं, इनको हिलाया डुलाया जा सकता है। जैसे कि हम अपने हाथ के पंजे को हिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं। क्लियर? हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। हम इसके पहले बहुत सारे अंगों के बारे में बात कर चुके हैं। हम पाचन तंत्र की बात कर रहे थे, तब हमने आमाशय, लीवर, आंतें, बहुत सारी चीजों के बारे में जाना था। तो उन्हीं सब संरचनाओं को संरक्षित रखने का जो काम है वो करती हैं हमारी हड्डियां। ठीक है, तो मानव शरीर को या फिर किसी भी जीव के शरीर को संरचना बना देने के लिए, एक तंत्र बनाने के लिए और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो एक ढांचा होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं। ओके, चलिए। कंकाल तंत्र के प्रकार की जब बात आती है तो कंकाल तंत्र या शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक कंकाल तंत्र बाह्य कंकाल तंत्र, और एक होता है अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र वो कंकाल तंत्र जो बाहरी आवरण के रूप में होता है, उसको हम बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। कुछ हड्डियां, कुछ कंकाल या कुछ स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में इंटरनल पाए जाते हैं, उनको हम अंतः कंकालीय तंत्र कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तब आपको याद रखना है कि कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और एक होता है अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, एक होता है बाहरी कंकाल तंत्र और एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। ओके, सीधे सीधे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताते हुए चलती हूँ। और इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जब आप क्वेश्चन को देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार ये तो कहाँ से ही आ गया। ओके,
तो चीजों को इसीलिए मैं बार बार टुकड़ों में तोड़ के बता देती हूँ। और रही बात इतनी सारी लैंग्वेज की, तो ये लैंग्वेज आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है, लेकिन आपको एटलीस्ट एक होता है ना कि सिरा तो पता हो कि कहाँ चीजें शुरू हो रही हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये जाना कि एक्चुअल में कंकाल तंत्र होता क्या है, क्या करता है। ओके, चलिए, कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का कंकाल तंत्र होता है। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र को देखते हैं। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल तंत्र को हम क्या कहते हैं? बाहरी कंकाल तंत्र कहते हैं। बहुत जनरल सी बात है। बाहर में जो संरचनाएं बाहरी स्तर पे पाई जाएंगी उनको हम बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। जैसे त्वचा की उपचर्म या चर्म ही बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। बाह्य कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। मत्स्यों में सल्क, कछुओं में ऊपरी कवच, पक्षियों में पिच्छ तथा स्तनधारियों में बाल बाह्य कंकाल तंत्र होते हैं। इन प्राणियों को अत्यधिक सर्दी एवं गर्मी में सुरक्षित रखते हैं। क्लियर? तो बाह्य कंकाल तंत्र की जब हम बात करते हैं तो जो त्वचा है, जो स्किन है, वो ही रूपांतरित होकर बाह्य कंकाल बनाती है। और उसी के अंतर्गत जब हम मछलियों में देखते हैं, मत्स्य वर्ग में देखते हैं, तो उनके ऊपर सल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सुंदर सी मछली बना के दिखाऊंगी, देखो मैं अभी आप लोगों को, ठीक है? इतनी सुंदर मछली कभी नहीं देखी होगी आप लोगों ने। मछलियों में इस तरीके के जो सल्क पाए जाते हैं वो ही बाह्य कंकाल तंत्र के रूप में कहे जा सकते हैं। उसी तरीके से हम कछुए के ऊपर का जो खोल देखते हैं वो भी बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण है। और जब बात आती है कि स्तनधारियों में या फिर मैमल्स में बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण क्या हो सकता है, तब हम देखते हैं कि हमारे स्किन के ऊपर पाए जाने वाले जो बाल हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ही हमारे बाह्य कंकाल तंत्र का अंग कहलाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, मत्स्य वर्ग में बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण क्या हो सकता है? उनके सल्क, कछुओं में उनका कवच, ठीक है? उसके साथ जब हम बात करते हैं पक्षियों में, ठीक है, पक्षियों में पिच्छ या फिर हम सीधी भाषा में कहें कि पंख, ठीक है, क्या? पंख। और जब हम स्तनधारियों की बात करते हैं तो स्तनधारियों में उनके शरीर पर पाए जाने वाले जो बाल हैं ये बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये हुआ बाह्य कंकाल तंत्र जो कि इस स्किन के ऊपर पाया जाता है, चाहे वो कछुआ हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो पक्षी हो। अब बात करते हैं हम आंतरिक कंकाल तंत्र की या अंतः कंकाल तंत्र की। शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं। अंतः कंकाल सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। कशेरुकियों में अंतः कंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। मांसपेशियों से ये ढका रहता है और संरचनात्मक दृष्टि से अंतः कंकाल 2 भागों से मिलकर बना होता है। बाह्य कंकाल जो शरीर के बाहर ही आवरण होगा, जैसे स्किन, पंख, कछुए का खोल, ये सभी बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आएंगे। और जब हम बात करते हैं अंतः कंकाल तंत्र, तो हमारा जो शरीर है, शरीर त्वचा से ढका हुआ है। त्वचा के नीचे जो कंकाल पाया जाता है उसको हम अंतः कंकाल तंत्र कहते हैं। ओके, और अंतः कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। ठीक है, अस्थियां हड्डी, जिसको हम जनरली कहते हैं हमारी हड्डियां, ठीक है, और हड्डियां भी, कुछ हड्डियां संयुक्त होकर जुड़ जाती हैं, उनको हम बाद में क्या कह देते हैं? उपास्थि कह देते हैं। और इसीलिए अंतः कंकाल तंत्र को भी 2 भागों में बांटा जाता है। आगे इनसे ब्रीफ करते हैं। हमने देखा कंकाल तंत्र शरीर को बाहरी संरचना एवं आवरण एवं सुरक्षा प्रदान करने वाले तंत्र को हम
क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र वो कंकाल तंत्र जो बाहरी आवरण बनाता है, जबकि अंतः कंकाल तंत्र शरीर के अंदर बना हुआ तंत्र या कंकाल का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, अंतः कंकाल तंत्र कहलाता है। ये भी दो प्रकार का होता है। अंतः कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है और ऑल ओवर जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम अंतः कंकाल तंत्र के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अंतः कंकाल तंत्र दो प्रकार का, दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक होती हैं अस्थियां, दूसरी होती हैं उपास्थियां। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए अंतः कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, तब आपको याद रखना है दो प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, तब भी आपको याद रखना है कि दो प्रकार का होता है। ओके, अब बात करते हैं उस जीव की जो जीव हम खुद भी हैं। ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाले कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। मानव शरीर का जो ढांचा है हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जा सकता है और हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक भागों को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये चीज हमने पहले भी देखी कि एक्चुअल में कंकाल तंत्र होता क्या है। अब मनुष्य की शरीर की जब हम बात करें, हमने बात की क्या की कि जो स्ट्रक्चर है, जो हड्डियों का बना जो एक तंत्र है, जो ढांचा है, उसको ही हम कंकाल तंत्र कहते हैं। तो मनुष्य का जो शरीर है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है और ये जो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पर कॉन्सेंट्रेट होंगी, इन्हीं 206 हड्डियों पे। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर लीजिए। हमने बात की कि कंकाल तंत्र, मनुष्य में हड्डियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाएगा। तो 206 हड्डियां, पूरे मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कुछ सिर में पाई जाएंगी, कुछ फेस पे पाई जाएंगी, कुछ हाथ में, कुछ पैर में, कुछ जांघ में, कुछ पंजों में। इस तरीके से जो टोटल हड्डियां फिर मिलकर कितनी हो जाएंगी, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत सिली सा है लेकिन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बच्चों में 214 हड्डियां होती हैं जबकि एक वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। अब क्यों होती हैं, इस चीज का रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं कि 206 मतलब मनुष्य का शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना है और बच्चों में, शिशुओं में 214 हड्डियां पाई जाती हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य की बॉडी ग्रो करती है, जैसा कि जीवित जीवों का लक्षण भी है ये कि ग्रो करते ही विकास करते हैं, तो जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है हड्डियां जुड़ती जाती हैं और वो दो ना होकर एक हो जाती हैं और इसी तरीके से कुछ हड्डियां जुड़ के एक हड्डी के रूप में आ जाती हैं। तो जब जन्म के समय या बचपन में छोटे बच्चों में 14 हड्डियां होती हैं जबकि एक वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। रीजन ये है। ओके, चलिए, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहा जाता है। मनुष्य का कंकाल तंत्र को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अगेन दो चीजें चली जा रही हैं। दो प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, दो प्रकार के हमने आगे देखा कि दो ही भागों में उनको बांटा हमने, अस्थि और उपास्थि। उसके बाद जब मनुष्य के कंकाल की बात करते हैं तो मनुष्य के कंकाल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, मनुष्य का शरीर का जो मुख्य अक्ष बनाने वाला कंकाल तंत्र अक्षीय कंकाल तंत्र कहलाता है और इसके अंतर्गत खोपड़ी तथा कशेरु की दंड तथा छाती की अस्थियां आती हैं। क्वेश्चन बनता है कि अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत शरीर के कौन से हिस्से की हड्डियां आती हैं। अब आपको ये तो क्लियर है कि कंकाल तंत्र के अंतर्गत हड्डियों के बारे में हमें बात करनी है। तो क्वेश्चन बनेगा
अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत शरीर के कौन से हिस्से की हड्डियां आती हैं? तब आपको याद रखना है खोपड़ी, कशेरुकी और छाती में जो पाई जाने वाली हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनको हम कहाँ रखते हैं? उनको हम अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ओके, तो ये वाली लाइन स्पेशली आप लोग याद रखेंगे कि खोपड़ी, कशेरुकी, दंड और छाती में पाई जाने वाली अस्थियों को हम अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। ओके, चलो खोपड़ी देख लेते हैं भाई। खोपड़ी, मुंडी, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। खोपड़ी, स्कल, खोपड़ी जो हमने बात की कि जब हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुकी या फिर हम कहते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड, पीछा, ठीक है, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं। क्लियर? तो कशेरुकी, उसके बाद आता है आपका कशेरुक दंड, सॉरी, खोपड़ी, कशेरुक दंड और छाती में पाई जाने वाली अस्थियों को इसके अंतर्गत हम रखते हैं। खोपड़ी, मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहा जाता है। ये खोपड़ी का चित्र आप लोगों को दिख रहा है। इसमें कुल 29 अस्थियां होती हैं और यहाँ से अफेक्टों की बौछार आप लोगों पर होगी, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ बहुत सारे इफेक्ट एक साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले मनुष्य की खोपड़ी कंकाल तंत्र का एक मुख्य भाग होती है और खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29 अस्थियां या हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। हमने कल जब तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे तब हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी थी जिसमें कि हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क एक आवरण के अंदर अंदर सुरक्षित रहता है। तो वो आवरण किस चीज का होगा? वो आवरण होगा आपकी खोपड़ी की अस्थियों का। ओके, मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहा जाता है। और बाबा रामदेव जिस तरीके से कहते हैं भैया कपाल भारती करो, क्या करो? कपाल भारती करो, कहते हैं कि नहीं? चलो, तो मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण मतलब कंकाल तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या, जिसको हमने कहा अंतः कंकाल का भाग, खोपड़ी हम उसको कहते हैं। और इसमें 29 हड्डियां होती हैं और इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क को कितनी अस्थियां सुरक्षित रखती हैं? तब आपको याद रखना है कि 8 अस्थियां सुरक्षित रखती हैं, जबकि हमारी पूरी खोपड़ी में, ठीक है, खोपड़ी के अंतर्गत फेस नहीं आता, इस चीज को याद रखिएगा। खोपड़ी, ठीक है, कहाँ गई खोपड़ी? ये रहा, ठीक है। खोपड़ी के अंतर्गत 29 हड्डियां आती हैं जिसमें से 8 क्या करती हैं? मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। कपाल की सभी अस्थियां सीवनों के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी होती हैं। कपाल की अस्थियां किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो सीवनों के द्वारा ये अस्थियां जुड़ी होती हैं और इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती हैं, 6 अस्थियां कान को और हायड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। हायड, क्लियर? ये पूछा जा सकता है हायड नामक हड्डी मनुष्य के शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो हायड नामक जो अस्थि है ये मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाने वाली अस्थि है। ओके, चलो, कितनी अस्थियों की बात की? टोटल खोपड़ी में होने वाली है 29। कितनी अस्थियां? 29 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें कि हमने क्या देखा? 8 अस्थियां मस्तिष्क को सुरक्षित रखेंगी। उसके बाद कपाल के सीवनों के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहता है, उसके जोड़ने के लिए, मतलब कपाल की जो अस्थियां एक दूसरे से जहां जुड़ती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सीवन कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं 14 अस्थियां आपके फेस में पाई जाती हैं, ठीक है, आपके फेस में 14 अस्थियां पाई जाती हैं और 6 अस्थियां कान में पाई जाती हैं। इसको मान लेते हैं हम कान, और कान में पाई जाती है कितनी अस्थियां? 6। और ये हो गया फेस, फेस पे हो गई 6 और टोटल यहाँ पाई जाएंगी 29 अस्थियां।
ठीक है, कुल मिला के 29 अस्थियां पाई जाती हैं, 6 इधर पाई जाती हैं, 14 आपके फेस में पाई जाती हैं। क्लियर। और हायर नामक जो अस्थि होती है ये भी आपके खोपड़ी में पाई जाती है। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक तो होता है कि कुल अस्थियां कितनी पाई जाती हैं, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य मतलब हमारा जो फेस है, ठीक है, फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, तो हमारे फेस में या हमारी स्किन में, हमारी शकल थोबड़े में, ठीक है, कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 14 अस्थियां पाई जाती हैं। चलो, खोपड़ी की प्रमुख अस्थियों की बात करें, कौन कौन सी अस्थियां, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको अस्थियों का नाम दे दिया जाए, कौन सी खोपड़ी में पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है, तब इस चीज को आप लोग स्पेशली याद रखना, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कंकाल तंत्र, तो उसको और कुछ नहीं पूछना, कौन किसको जोड़ता है फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ ये पूछना है कि कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, दैट्स इट। कंकाल तंत्र का उसका मतलब सिर्फ इतना है, हमको तो बता दो कहाँ कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और उन हड्डियों का नाम बता दो। ओके, चलो, तो खोपड़ी में पाई जाने वाली प्रमुख अस्थियां, एक तो है फ्रंटल, कौन सी अस्थि, फ्रंटल, और ये रही आपकी फ्रंटल अस्थि। फिर आती है पैराइटल, पैराइटल कहाँ पाई जा रही है, ये रही आपकी पैराइटल अस्थि। फिर आता है आपकी ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये रही ऑक्सीपिटल। फिर आता है टेम्पोरल, टेम्पोरल ये क्लियर, ये टेम्पोरल है। फिर आती है मेलर, मेलर के बाद आती है मैग्जिला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है, मैग्जिला। मैग्जिला इसको जब हम देखते हैं तो मैग्जिला थोड़ा सा नाक के थोड़ा सा इधर ऊपर साइड मैग्जिला पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मैग्जिला अस्थि कहाँ पाई जाती है, तब आपको याद रखना है चेहरे की अस्थि है ये, ठीक है, क्योंकि ये सारी हमने क्या कहा कि ये खोपड़ी है, ठीक है, क्या है, ये हमारी खोपड़ी है। खोपड़ी में फेस पे 14 अस्थियां, कान में 6 अस्थियां, और टोटल अस्थियों की बात करते कुछ हमारे बैक में मतलब मस्तिष्क में को सुरक्षित रखने वाली अस्थियों की हमने बात की थी कि 8 अस्थियां मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, तो कुछ इधर, कुछ कान में, और कुछ हमारे इधर बैक साइड में अस्थियां पाई जाती हैं, और टोटल मिला के कितनी हो जाती हैं, 29 हो जाती हैं। क्लियर। फिर आती है आपकी टेंडरी, और फिर आती है नेजल, नेजल को जरूर देख लो, नेजल, ठीक है, नेजल, नोज, इंग्लिश में नाक को क्या कहते हैं, नोज कहते हैं। तो नोज, यहाँ जहां जिस जगह हमारी नाक है उसके उसके नीचे जो हड्डी पाई जाती है उसको हम कहते हैं नेजल, नेजल बोन, ठीक है। और मैंने क्या बात कही अभी, मैग्जिला, मैग्जिला इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे जो पाई जाती है मैग्जिला पाई जाती है। मैग्जिला, नेजल, और एक आती है आपकी फ्रंटल, और एक आती है आपकी टेम्पोरल। ये कुछ अस्थियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको स्पेशली याद रखिएगा। क्लियर। एक हो गई आपकी नेजल, मैग्जिला, ऑक्सीपिटरी हो गया, और पैराइटल हो गया, और ये हो गई फ्रंटल, ठीक है, और एक हो गई आपकी टेम्पोरल। मेलर और दो ही बची, मेलर और टेंडरी, याद करना है तो करना, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ज्यादातर इसके बारे में पूछा जाता है, एक टेम्पोरल और पेरिटियल, नेजल और मैक्सिलरी, ठीक है। मैक्सिलरी कई बार पूछी गई है, मैक्सिलरी कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। तो मैक्सिलरी आपके चेहरे पे पाई जाने वाली एक अस्थि है, जो कि आपके खोपड़ी, या फिर हम कहें आपके कंकाल तंत्र में जो खोपड़ी जिसकी बात हमने की वहां पर पाई जाने वाली अस्थि है। ओके, अगला कशेरुक दंड, ठीक है, कशेरुक दंड। अभी हमने क्या बात की, खोपड़ी, खोपड़ी में पाई जाने वाली अस्थियां। अब कशेरुक दंड में पाई जाने वाली अस्थियों के बारे में बात करेंगे। मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। मनुष्य की पृष्ठ सतह पर मध्य में सिर से लेकर कमर तक एक लंबी मोटी छड़ के समान अस्थि पाई जाती है, जिसे कशेरुक दंड कहा जाता है। ये देखो दिखाई दे रहा है, चलो अगले में दिखेगा। ये हो गई हमारी खोपड़ी,
खोपड़ी के जस्ट पीछे ये दिखाई दे रही है, ये जो पाई जाती है ये है हमारी कशेरुक दंड। क्या है? ये हमारी कशेरुक दंड। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये खोपड़ी है, खोपड़ी के जस्ट पीछे ये जो कशेरुक दंड है ये हमारे खोपड़ी से जस्ट पीछे साइड पाई जाती है और इसी की वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं? सीधे खड़े होने में ये हमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि अगर ये सीधी ना होती तो हम सीधे खड़े होने में प्रॉब्लम आती, राइट। तो कशेरुक दंड का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य अगर हम समझें तो यही हो सकता है कि ये मनुष्य को सीधा खड़े होने में सहायता प्रदान करती है। ओके, चलो, इसे कशेरुक दंड कहा जाता है और कशेरुक दंड का विकास नोटोकार्ड से होता है। किससे होता है? नोटोकार्ड। हमने बात की, ये हो गई खोपड़ी, खोपड़ी के जस्ट इधर पीछे साइड से कशेरुक दंड का निर्माण होना शुरू होता है और इसको क्या कहा जाता है? इसको नोटोकार्ड कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि कशेरुक दंड का विकास कहाँ से होता है? तो कशेरुक दंड का विकास होता है नोटोकार्ड से। कहाँ से? नोटोकार्ड से इसका विकास होता है। कशेरुक दंड का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो कि खोपड़ी को सीधा रखता है। हमारी खोपड़ी को सीधा रखने का जो काम है, जस्ट इसके पीछे जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कशेरुक एटलस कशेरुक कहा जाता है। ठीक है, एटलस कशेरुक इसको कहा जाता है। इसका काम क्या है? खोपड़ी को सीधा रखना। ठीक है, अगर ये ऐसा ना होता तो हम इस तरीके से लुढ़क रहे होते, कभी इधर लुढ़क रहे होते, कभी पीछे लुढ़क रहे होते। तो हम ये जो जिस तरीके से ये जो सीधा हम रख पा रहे हैं ना फेस, उसके पीछे का कारण है हमारा कशेरुक एटलस। ठीक है, क्या है? कशेरुक एटलस हमारे इस खोपड़ी को सीधा रखने का काम करता है। ओके, चलो, कशेरुक दंड गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है और इस प्रकार यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने एवं आदि, जैसे कि खड़े होने और खड़े होकर चलने, सीधी बात, सीधा खड़ा रखने के लिए और सीधे ही हमें चलने के लिए जो हेल्प करता है, उसके पीछे कशेरुक दंड ही जिम्मेदार होता है। ओके, यह मेरुरज्जु को घेरता है और सुरक्षा प्रदान करता है। कशेरुक दंड गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करते हैं, जिससे कि मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। अगर इस तरीके से लचीला ना होता तो हम हमेशा ऐसा ही गर्दन लेके चलते। हमको अगर मुड़ना होता तो हम पूरे मुड़ रहे होते, लेकिन हम बिना मुड़े भी अपनी गर्दन को क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं, राइट। तो उसके पीछे कशेरुक दंड का जो लचीला जो बनाना है वो भी जिम्मेदार होता है। पहली चीज हमने पढ़ा कशेरुक एटलस, जो कि मुंडी खोपड़ी को क्या रखता है? सीधा रखता है। और उसके बाद हमने देखा कशेरुक दंड क्या करता है? गर्दन धड़ को आधार प्रदान करता है और मनुष्य को खड़े होकर चलने में भी मदद करता है। मेरुरज्जु को घेरता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कशेरुक दंड गर्दन तथा धड़ को लचकदार बनाता है। क्या करता है? लचकदार बनाता है। अगर लचकदार नहीं होता तो फिर हम जो हमने बात की कि हम इसको ऐसे नहीं घुमा पाते। अगर हमको यहाँ मुड़ना होता तो हम ऐसे ही मुड़ रहे होते, राइट। तो जिस तरीके से हम अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं और इसको ऐसा भी नहीं हो रहा कि हम इधर इधर लौट रहे हैं, एमजीओ जैसे इधर और इधर लौट रहे हैं, तो वो भी चीज से बचाने का काम कौन करता है? मेरे जो कशेरुक दंड है वो करता है। चलो, संपूर्ण कशेरुक दंड को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। कशेरुक दंड की हमने बात की, ये हो गई खोपड़ी और इसके बाद ये आता है पूरा कशेरुक दंड। और कशेरुक दंड को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला गर्दन, ठीक है, 7 कशेरुक होते हैं इसमें। इसके बाद आता है वक्ष, ठीक है। अब आगे की साइड भी, ऐसा नहीं कि जस्ट पीछे, मुंडी के जस्ट पीछे और आगे दोनों साइड का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। तो इस फिर आता है वक्ष, फिर आता है कटी, फिर आता है त्रिक और फिर आता है पुच्छ। मतलब जस्ट इधर से शुरू होके
इधर तक का जो भाग है इसको हम कशेरुकदंड कहते हैं, और इसी के अंतर्गत हम मुड़ सकते हैं, कुछ हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रदान कर सकते हैं। ओके, अगला स्टर्नम। स्टर्नम पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाती है? स्टर्नम कहलाती है। यह वक्ष के बीचों बीच स्थित होती है। स्टर्नम, ये रही आपकी स्टर्नम। क्लियर? ये जो बीच में आपको दिख रही है, यहाँ जो बीच में पाई जाने वाली पसलियों, दोनों पसलियां होती हैं, दोनों पसलियों के बीच में एक अस्थि पाई जाती है जिसको स्टर्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टर्नम कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? तो पसलियों को, दोनों पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो अस्थि है उसको स्टर्नम कहा जाता है। इसके बाद आती है बात पसलियों की, राइट? क्या आती है बात? पसलियों की। पसलियां, ये हो गया स्टर्नम और ये है हमारे पास पसलियां। ठीक है, पसलियां मनुष्य में 12 जोड़ी पाई जाती हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तब आपको याद रखना है कि 12 जोड़ी, जोड़ी इन सेंस की 24। जब हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल होंगी कितनी 24 पसलियां पाई जाएंगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जोड़े में, जोड़े में इन सेंस कि ये देखो इधर दिखाई दे रही हैं, तो इस तरीके से जब हम देखेंगे एक एक पसली को गिनेंगे तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं, तब आपको याद रखना है कि 24 पसलियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कितने जोड़ी पाई जाती हैं, तब आपको याद रखना है कि 12 जोड़ी पसलियां मनुष्य में पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206। और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है, कई जगह 214 भी मिलती है। ठीक है, कई जगह 214 मिलती है कि बाल्यावस्था में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 208 या 214, मोस्टली जगह आपको 214 मिलेंगी। उसके बाद जब वयस्क अवस्था की हम बात करते हैं तो कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। क्लियर? सर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29, जैसे कि अभी हमने बात की। कपाल में 8 पाई जाती हैं। फेशियल बोन्स 14 होती हैं। कान में आपकी 6 अस्थियां पाई जाती हैं और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 33 होती है। कशेरुक दंड, सीधी सी बात, ये हमारी खोपड़ी के नीचे कशेरुक दंड और रीढ़ की हड्डी, रीढ़ में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं 33। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर कितनी होती है? 26 हो जाती है। पसलियों की कुल अस्थियों की संख्या 24 होती है और जोड़ी में होती है 12। जोड़ी में होती है 12। और यहाँ देखो, यही चीजों का मुझे लग रहा था कि यही क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? बिल्कुल, 2 में से एक आएगा रंजना जी, दोनों नहीं आते कभी भी। या तो 6 होगा या 14 होगा, 6 होगा या 14 होगा, दोनों के सोर्सेस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि वो दोनों ही रख देंगे, दोनों कभी भी नहीं आएंगे। या तो 214 होगा या 206 होगा, राइट? तो दोनों में से मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन बता दिए हैं कि कई बार 214 भी दे देते हैं, 6 भी। तो उसमें से जो भी ऑप्शन आए वो आप ऑप्शन में लगा के आ जाना। ओके, चलो अब पसलियों की बात करें तो जोड़ी में 12 पाई जाती हैं और टोटल अगर पूछा जाए तो 24। इस चीज को स्पेशली याद रखना है क्योंकि उधर हो सकता है 12 और 24 दोनों ही संख्या दे दे। डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने पे कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ओके, चलो कशेरुक दंड के कार्य देख लेते हैं। कशेरुक दंड क्या कार्य करता है? सिर को साधे रखता है, जैसे कि हमने अभी बात की। गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। मनुष्य को खड़े होकर चलने एवं खड़े रहने में मदद करता है।
यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है और मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? किसी भी दिशा में गर्दन को घुमा सकता है। यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। मेरुरज्जु, स्पाइनल, पीछे। ठीक है, चलो अभी हम देख रहे थे अक्षीय कंकाल तंत्र। कौन सा कंकाल तंत्र? अक्षीय कंकाल तंत्र। अब दूसरा आता है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत मेखलाएं तथा हाथ पैर की अस्थियां आती हैं। अभी इसके पहले अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत हमने देखा कौन कौन सी अस्थियां आती हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक और आपके पसलियों की अस्थियां आती हैं। और जब हम बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की, तो इसमें कौन कौन आती हैं? मेखलाएं आती हैं और हाथ और पैर की अस्थियां इसके अंतर्गत आती हैं। पहला, पांव की अस्थियां, दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, पाद अस्थियों की जब बात करते हैं तो हाथ और पैर की मिला के टोटल 118 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 118 अस्थियां होती हैं। मेखलाएं, मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मेखलाएं कहते हैं। अग्रपाद और पश्चपाद को अक्षीय कंकाल को साधने के लिए क्या कहलाती हैं? मेखलाएं कहलाती हैं। हम हमारे पैरों के जोड़ों को देख सकते हैं, देख सकते हैं, क्या कहलाती हैं? वो मेखलाएं कहलाती हैं। हम हाथों में भी इस तरीके से देखते हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो बीच वाला जो जोड़ने वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं? मेखला कहते हैं। वही पैरों के जहां घुटनों के पास जिस तरीके से जो चाप तरीके की, चाप इन सेंस किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए जो बीच में जो एक चाप तरीके की संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको मेखला कहा जाता है। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला कहा जाता है। अंश मेखला से अग्रपाद पिंडली की अस्थि ह्यूमस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। ह्यूमरस, अग्रपाद, जैसे अब आप कहेंगे मैम हमारे पास तो एक पाद, तो एक ही पाद इन सेंस पैर, तो हमारे पास तो एक ही होते हैं। लेकिन वहां पुरानी जगह लौट के चलो जहां हमने देखा था कि मनुष्य का शरीर का संरचना देखी थी कि नहीं। हमारे जो अग्रपाद थे वो विकसित होकर हमारे हाथ बन गए। तो अग्रपाद क्या हो गए? हमारे हाथ। और हाथ में क्या कौन सी हड्डी पाई जाती है? ह्यूमरस। ठीक है, वही चीज बात करते हैं फीमर। फीमर जो कि पैर में, जांघ में पाई जाने वाली अस्थि है। तो अग्रपाद और पश्चपाद में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास तो दो ही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर चार पैर से हम चलते तो हम मनुष्य नहीं जानवर हो जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं जानवर वो जो चार पैरों पे चलते हैं। क्लियर? चलो, तो अंश मेखला से अग्रपाद में पिडली तक की अस्थि ह्यूमरस एवं मेखला के पश्चपाद की हड्डी फीमर से जुड़ी हुई होती है। कंकाल तंत्र के कार्य, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करते हैं, जाहिर सी बात है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है, श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। कंकाल तंत्र लाल रक्त कणिकाओं का भी निर्माण करता है। ओके, चलो कुछ विशेष स्थानों पर पाई जाने वाली अस्थियां और उनके नाम, जो कि ज्यादातर आपसे क्वेश्चन बनते हैं। जिस जगह से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया, चाहे खोपड़ी हो, चाहे कशेरुक दंड हो, या फिर हमारे हाथ और पैर हो। ठीक है, तो कुछ अस्थियों के नाम जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं उनको अब हम देखने वाले हैं।
चलिए, कर्ण अस्थियां, कान में पाई जाने वाली अस्थियां, कितनी अस्थियां देखी हमने, अब आप लोग बताएंगे। हमने अभी बात की थी ना कि कान में अस्थियां पाई जाती हैं, जब हम खोपड़ी की बात कर रहे थे। तो जल्दी से बताएं कितनी अस्थियां पाई जाती हैं कान में। कान में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या बताएं जल्दी जल्दी। आप लोगों की बारी। अभी जस्ट बात की थी ना हमने, कान में अस्थियां पाई जाती हैं, टोटल की भी बात की थी हमने। चलो, कान में पाई जाने वाली अस्थियां, पहली मेलियस। मेलियस की संख्या कितनी है? 2। 2 मेलियस अस्थियां पाई जाती हैं, 2 इनकस पाई जाती हैं और 2 पाई जाती हैं स्टेप्स। टोटल मिला के कितनी अस्थियां हो गई? 6। यही बात की थी ना हमने। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी अस्थियां कान में पाई जाती हैं या फिर कौन सी अस्थियां कान में नहीं पाई जाती, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो मेलियस और स्टेप्स, जब हम बात करते हैं शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, राइट? सबसे छोटी अस्थि की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कान में पाई जाती है, और जब बात आती कि उसका नाम क्या है तो उसका नाम है स्टेप्स, राइट? कान में पाई जाने वाली स्टेप्स मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। इस चीज को याद रखिएगा, सबसे छोटी। क्लियर? इसके बाद ऊपरी बाहु, या हम बात करें कि ऊपरी भुजाओं, मतलब बाहु मतलब हाथ, ठीक है? बाहु हाथ समझ सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि बाहु मतलब भुजाएं, राइट? तो ऊपरी बाहु में पाई जाती है ह्यूमरस, ठीक है? इसके बाद आता है अग्रबाहु, इसमें रेडियो अल्ना पाई जाती है, ठीक है? ये क्वेश्चन जब हम 10th में थे तब भी ये चीजें पढ़ते रहे हैं, ठीक है? ऊपरी बाहु में पाई जाने वाली अस्थि का नाम है ह्यूमरस, जिसको हमने कहा था अग्रपाद में पाई जाने वाली अस्थि ह्यूमरस होती है, जबकि पश्चपाद में पाई जाने वाली अस्थि फीमर कहलाती है। यही बात हुई थी ना। चलिए, तो ऊपरी बाहु में पाई जाती है ह्यूमरस, और ह्यूमरस की संख्या होती है 2। अग्रबाहु में पाई जाने वाली अस्थि जिसको हम कहते हैं रेडियो अल्ना, और रेडियो अल्ना कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अगला आता है कलाई, ठीक है? मेरी कलाई, क्या था वो गाना? मुझे गाने ज्यादा याद आ जाते हैं, क्लियर? तो कलाई में पाई जाने वाली अस्थि कितनी होंगी? सबसे पहले तो संख्या की 16। कलाई में, ये इतनी छोटी सी नाजुक सी कलाई में 16 अस्थियां पाई जाती हैं, और इनका नाम क्या है? कार्पल्स, ठीक है? तो क्वेश्चन बनता है कलाई में पाई जाने वाली अस्थि को क्या कहा जाता है? तब आपको याद रखना है कलाई में पाई जाने वाली अस्थि को कार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पल्स कहा जाता है। फिर आती है बात हथेली की। हथेली में अस्थि पाई जाती है, उसको कहा जाता है मेटाकार्पल्स, ठीक है? ये हो गई कलाई। कलाई में चूड़ी नहीं, कलाई में कार्पल्स पाई जाती है, ठीक है? अब अगर कोई गाना गाए कि कलाई में चूड़ी, तो आप कहना नहीं, कलाई में चूड़ी नहीं होती, कलाई में तो कार्पल्स हल्दी होती है, राइट? चलो, तो कलाई में कार्पल्स पाई जाती है। कलाई के जस्ट आगे आती है हमारी हथेली। हथेली में पाई जाती है मेटाकार्पल्स। कौन सी अस्थि पाई जाती है? मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 10। तो कलाई में पाई जाती है 16, ठीक है? और शायद इसी के लिए लोग कहते हैं 16 चूड़ियां पहनना, सुना है कि नहीं? याद रहेंगी इस बात से, ठीक है? कुछ चीजों को याद करने के लिए आसपास की चीजों से रिलेट कर सकते हैं आप लोग, क्लियर? कितनी चूड़ियां पहनोगे कलाई में? उन्होंने कहा 16,
ओके, तो 16 ही अस्थियां पाई जाती हैं हमारी कलाई में। ठीक है, हाथ से कलाई से आगे आती है हथेली, और हथेली में पाई जाती है कार्पल्स। यहाँ कार्पल्स तो यहाँ मेटाकार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स और यहाँ मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल्स की संख्या होती है कितनी? 10। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हथेलियों में उंगलियां होती हैं 5, दूसरी हथेली में होती है 5, तो कितनी हो गई? 10। हथेलियों में उंगलियां कितनी होती हैं? 10। तो इसे मान के चले कि 10 अस्थियां होती हैं आपकी हथेली में, राइट। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, यहां चूड़ियां पहनेंगे 16, और यहां हथेली में अस्थियां पाई जाएंगी कितनी? 10, क्योंकि हथेलियों में यहां पाई जाती उंगलियां कितनी? 10। ओके, चलो अगला, उंगलियों में अस्थि पाई जाती है, उसका नाम है फैलेंजेजेस। हथेली पहले यहां, ठीक है, ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, और फिर आती हैं फैलेंजेजेस। कौन आती हैं? फैलेंजेजेस। यहां तक, यहां से लेके यहां तक की अस्थियों के नाम आप याद कर सकते हैं। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेजेस। ओके, फैलेंजेजेस की संख्या होती है कितनी? 28, राइट। कितनी होती है? 28। 16, 10, 28। सोच के देखो, इतनी सी उंगलियों में 28 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 28 अस्थियां पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं जांघ। जांघ में पाई जाती है फीमर, और ये सबसे बड़ी अस्थि होती है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, दूसरे के आगे लिखा जा रहा है, सबसे बड़ी, राइट। फीमर कितनी होती है? 2। जांघें कितनी होती है भैया? 2 ही होती ना हमारे पास। पैर 2 हैं तो जांघें भी 2 ही होंगी, और जांघों में पाई जाती हैं, तो कितनी अस्थियां होंगी? 2, राइट। इस तरीके से चीजों को याद रखें। फीमर जो कि सबसे बड़ी अस्थि होती है, और हमारे पैर में जांघ में पाई जाने वाली अस्थि है, और पैर होते हैं 2, जांघें होती हैं 2, इसलिए फीमर होंगी 2। और फीमर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। सबसे छोटी स्टेप्स जो कि कान में पाई जाती है। ओके, चलो अगला, पिंडली। पिंडली में टिबियो फैबुला कौन पाई जाएगी? टिबियो फैबुला। जांघ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पिंडली होती है, और पिंडली में कौन सी पाई जाती है? टिबियो फैबुला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। ठीक है, टिबियो फैबुला अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये पिंडली में पाई जाने वाली अस्थि है, याद रखिएगा। संख्या कितनी है? 4। ठीक है, 2 पिंडली है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इस पाव में होंगी, 2 इस पाव में होंगी। पिंडली तो 2 ही है, लेकिन अस्थियां 4 हैं, डबल कर लेना इसको। ठीक है, फिर आता है घुटना। घुटने में क्या, कौन सी अस्थि होगी? पटेला। घुटना, पटेला। ठीक है, घुटने में पाई जाने वाली अस्थि का नाम होगा पटेला, और इस चीज को स्पेशली याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने घुटने होते हैं भैया? 2 घुटने होते हैं, तो 2 ही अस्थि, 2 ही पटेला होंगी। ठीक है, फिर आता है टखना। ठीक, टखना में अस्थि पाई जाती है टार्सल, और टार्सल में अस्थियों की संख्या होती है 14। ठीक है, टखना, चखना नहीं, टखना। टखना में टखना में अस्थि पाई जाती है टार्सल, और टार्सल की संख्या होती है 14, 14। फिर आते हैं तलवे। तलवे में टार्सल,
कौन पाई जाती है? टार्सल, मेटाटार्सल। जिस तरीके से हथेली में मेटाकार्पल्स पाई जाती हैं, ठीक है, हथेली में मेटाकार्पल्स, और उसका उल्टा कर लेना टार्सल, क्योंकि कहीं ना कहीं हथेलियों की तरह ही तो पांव के पंजे होते हैं, ठीक है, तलवे, तलवों में पाई जाती हैं अस्थियां, उनका नाम होता है मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है? 10। भूकंप आ रहा क्या? चलो, तलवों में पाई जाने वाली अस्थि को क्या कहा जाता है? टार्सल कहा जाता है, और इनकी संख्या होती है 10। जिस तरीके से मेटाकार्पल्स की संख्या 10 होती है क्योंकि हथेलियों में 10 उंगलियां होती हैं, उसी तरीके से पैर के तलवों में भी जब उंगलियों की बात करते हैं तो 10 ही होती हैं, और इसीलिए यहां पर भी हम देखते हैं तो 10 अस्थियां पाई जाती हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो, याद हुई कि नहीं? कुछ हुई? थोड़ा बहुत याद हो पाए कि नहीं? चलिए, जांग की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है, जबकि कान में पाई जाने वाली स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। फीमर कितनी होती हैं? 2, क्योंकि जांघें 2 ही होती हैं। स्टेप्स कितनी होती हैं? 2। मांसपेशियां एवं अस्थियों को जोड़ने को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा, मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ने को क्या कहा जाता है? मांसपेशी और अस्थियों के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। अस्थियों से अस्थियों के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है, वो जहां अस्थि से अस्थि मिलती है। चलो, यहां लिख देती हूं, मांसपेशी प्लस अस्थि, ठीक है, मांसपेशी प्लस अस्थि क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। टेंडन, टेंडन। जबकि अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? अस्थि प्लस अस्थि क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। लिंगामेंट, लिंगामेंटस, लिंगामेंटस कहा जाता है। लिंगामेंटस, कुछ ज्यादा ही हो गया नीचे, मेंटस, लिंगामेंटस कहा जाता है। क्लियर? अस्थि, अस्थि को अस्थि का अस्थि से जुड़ना लिंगामेंटस कहलाता है, जबकि अस्थि का मांसपेशी से जुड़ना क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। वही सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। सबसे छोटी स्टेप्स होती है जो कि कान में पाई जाती है, और ये शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 2। राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पटेला, टखना, स्पेशली जांग वाला तो याद रहेगा, कान वाला याद रहेगा, कलाई का याद रखिएगा, ठीक है। कलाई, कलाई में चूड़ियां, चूड़ियां हरे रंग की, क्या था, कुछ गाना याद आ रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ऑल क्लियर? हाँ या ना बोले, कुछ तो बोले आप लोग। तो मान के चलूं किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और हाँ, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, आप कुछ और भी ट्रिक से इस चीज को याद कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रहें, और जैसे ही ऑप्शन में दिखे और मतलब दौड़ के उसी पे टिक करके आ जाओ। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। मौसम बड़ा खराब चल रहा है, बीमारियां बहुत जल्दी ही लग रही हैं। ओके, चलिए, ओके आशिमा जी, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय,
हैव अ नाइस टाइम।